Okay. All right, friends. So, as I told you, today we will be discussing the questions on rational numbers. So, let us get started. The question number one that is in front of your screen is this one. The last number is 11 by 14. Okay. So, what you have to do is you have to arrange the fractions in the ascending order and you have to tell me the result. और जल्दी से चालू हो जाओ, समय बहुत कम है, जल्दी से चालू होके करके बताओ मुझे कि व्हाट विल बी द आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सी, I agree with all of you that you just told me that first of all I have to take the LCM. But if I take the LCM of 14, 19 and 21, it will come out as 19 into 42. I'm not going to do that. Please forgive me. इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैं करूंगा क्या? ना, मैं तो नहीं करने वाला और ना ही आपको करनी है. तो सर क्या करें? हाउ टू डिसाइड? First of all, what I will do in this type of cases where the denominators are very large, 9 out of 10 केसेस में आपको कोई दो फ्रैक्शन में कुछ रिलेशन मिलेगा. क्या रिलेशन मिलेगा? देखो मेरी बात समझना ध्यान से. अगर मैं 11/14 और 19/21 में से इफ आई कैन आइडेंटिफाई विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, तो उसको मैं फिर बाकी के जो लास्ट वाला फ्रैक्शन है उससे कंपेयर करके आई कैन सिंप्लीफाई माय कैलकुलेशन. ठीक है, उसको मैं बाद वाले फ्रैक्शन से कंपेयर करके आई कैन सिंप्लीफाई माय कैलकुलेशन. तो लेट अस डू इट लाइक दिस. वैसे द अल्टीमेट मेथड इज दैट यू गाइस हैव टोल्ड कि एलसीएम सर 42 into 19 हो जाएगा. आई विल शो यू बाय दैट मेथड आल्सो. या एक काम करते हैं, लेट अस डिस्कस दैट मेथड फर्स्ट. LCM of the denominators is 42 multiplied by 19. तो ये जो 11/14 है, this will be nothing but 11 multiplied by 3 multiplied by 19 divided by 42 into 19. ठीक है. नेक्स्ट है जो 16/19 है, that will be nothing but 16 multiplied by 42 divided by 19 multiplied by 42. और ये जो तीसरा फ्रैक्शन है सर, 19/21, that is nothing but 19 into 2 into 21 divided by 19 into 2 into 19. I'm sorry, this will be 19 into 2 into 19 divided by how much? 21 into 42. अब एक बात सुन लो मेरी, पहली चीज कि यहाँ पे अगर आप लोग डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे, यहाँ पे इफ यू गाइज विल ट्राई टू सॉल्व द डिनोमिनेटर, तो आप लोगों को एक सेकंड, यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है. गड़बड़ क्या हो गई है? इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 into 19. ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट. अब यहाँ पे एक बात आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो आप लोगों को अनिमेश वीरता अवार्ड नहीं मिलने वाला है. यू आर नॉट गोइंग टू गेट ANMM वीरता अवार्ड. तो प्लीज डोंट डू द बेवकूफी ऑफ, please don't do the foolishness of solving the denominator. Rather what you should do is you should concentrate on the numerator. क्योंकि ये बात हमने पढ़ी है, अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, अगर कई सारे फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम होता है, देन द ग्रेटर फ्रैक्शन इज द, जिस फ्रैक्शन का अगर कई सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है, देन द फ्रैक्शन विच हैज द ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर विल बी द ग्रेटर वन. तो अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर्स पे कंसंट्रेट करना है. सो द फर्स्ट वन विल बी 33 into 19. तो अब इसको हम कैसे करेंगे? अब इसको हमें करने के लिए या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 33 into 19 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या फिर दिस 19 कैन बी रिटन एज, what you can do is you can write this as 30 plus 3 multiplied by 19. So I'm just focused on the numerator. So finally it will be
570 plus 57, that comes out to be 620, 627. क्या ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? कैसे किया? मैंने क्या किया, मैंने 33 into 19 किया. So basically what I did is I applied some logic, and what I did is I wrote this 33 as 30 plus 3. Then I applied the distributive property of multiplication for integers that we have read in 7th standard. तो मैंने that we have read in 7th standard, तो मैंने क्या किया, इसको 19 into 30 कर दिया प्लस 19 into 3 कर दिया. अब 19 into 30 तो मुझे पता है ना सर 570 होता है, तो 570 प्लस 57 क्या, डायरेक्ट मुझे 627 मिल गया. ऐसे करना है ऐसे कर लो, नहीं ऐसे करना है दूसरे मेथड से करना है तो दूसरे मेथड से कर लो, नॉट ए बिग डील. नेक्स्ट पार्ट इज 16 into 42. अब सर ये 16 into 42 कैसे करेंगे? दिस इज वेरी इजी. दिस विल बी बेसिकली 16 into 40 plus 2. I'm just focused upon the numerator because the denominators are same. So this will be equal to 640 plus 32, which is nothing but 672. So now I'm getting 672. Next I'm having 19 into 19 into 2. ये तो बहुत ही आसान है. अभी आप लोग को आसान नहीं लगेगा, अगला चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग को आसान लगेगा. 319 का स्क्वायर होता है 361. जब अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां तक के स्क्वायर और कहां तक के स्क्वायर रूट्स याद करने होंगे. तो 19 का स्क्वायर होता है बेटा 361, और 361 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी 742. दैट विल बी 361 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हाँ, दैट विल बी 742. तो फाइनली यू विल गेट हियर 742. डिनोमिनेटर तो सेम है, जो भी होगी वैल्यू मुझे उससे मतलब नहीं है, आई एम नॉट कंसर्न एट ऑल, लेकिन इतना पता है कि जो भी होगा वो सेम होगा. अब देख लो भाई, 742 is greater than 672 is greater than 627. तो जो सबसे बड़ा वाला नंबर हुआ वो हो गया 19/21. उसके बाद वाला जो नंबर आएगा वो आएगा 16/19. उसके बाद वाला जो नंबर आएगा वो आएगा 11/14. ठीक है, तो बच्चों जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बोलो कौन से? ऑप्शन नंबर ए. तो क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई? से यस और नो? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो सर, चलो सर, पक्का तो आगे बढ़ो सर. ओके, अब मेरी फोटो से दिख नहीं रहा है तो मैं अपनी फोटो को नीचे ले आऊंगा. चलो, let x, y and z be distinct integers. x, y और z तीनों डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं. डिस्टिंक्ट इंटीजर्स मतलब तीनों अलग अलग इंटीजर्स हैं. डेट आर ऑड एंड पॉजिटिव, मतलब कि वो ऑड इंटीजर्स हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. मतलब क्या होगा सर? वो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू? Which of the following statement cannot be true? ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करने का, अब ये देखो, ये क्वेश्चन देख के आप लोग को लग रहा होगा कि क्या है ये क्वेश्चन. मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ना मुझे x मालूम है, ना मुझे y मालूम है, ना मुझे z मालूम है, और मुझसे 4 में से एक रिलेशन को सही बताने के लिए बोल रहे हैं. तो मेरे बच्चों एक बात याद रखना अपने इस टीचर की हमेशा, कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, एक्स वाई जेड बी डिस्टिंक्ट इंटीजर या एक्स वाई जेड आर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, आगे चल के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. दिस टॉपिक इज बेसिकली कॉल्ड एज पॉलिनोमियल, जो हम आगे पढ़ेंगे. और वहां पे अगर इस टाइप का रिलेशन दिया हो तो ये जो रिलेशन होता है किसी भी एक्स वाई जेड के लिए,
जो कि मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो XYZ हम लिखेंगे वो किसी भी XYZ के लिए सेटिस्फाई करेगा। व्हाट आई मीन टू से, क्वेश्चन में बोला कि XYZ आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स दैट आर ऑड एंड पॉजिटिव, तो ऑड एंड पॉजिटिव डिस्टिंक्ट इंटीजर्स कौन कौन से हो गए? 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। तो आप कोई भी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, योर रिजल्ट विल ऑलवेज बी ट्रू। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक और मेथड होता है, बट दैट इज हाईली टेक्निकल। उस मेथड के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और मार्क्स लेने हैं, ठीक है? तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेलेक्ट सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, y and z which are satisfying the given condition, and then I will check the options, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना, although that is not valid in this case, बट एक बात का ख्याल रखना कि कभी भी आपके पास ऐसी कोई वैल्यूज मत ले लेना जहां पे पहली चीज आपके मोर देन वन ऑप्शन इज कमिंग टू बी करेक्ट। दूसरी चीज, यू आर गेटिंग सम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है सर? जैसे अगर आपको 1/0 मिल रहा है कहीं पे, अगर आपने XYZ की ऐसी वैल्यू ले ली, अगर मान लो y की वैल्यू आपने 0 ले लिया और x/y क्वेश्चन में पूछा था, मान लो क्वेश्चन में पूछा हो x/y, तो ये तो 1 समथिंग अपॉन 0 की फॉर्मेट आ जाएगी। तो समथिंग अपॉन 0 की फॉर्मेट आ जाएगी तो दैट इज नॉट वैलिड ना। समथिंग अपॉन 0 की फॉर्मेट आ जाएगी तो दैट इज नॉट वैलिड, देयरफॉर यू कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ y एज 0। इस बात को ध्यान रखना। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, हमने x को लेट x इज इक्वल टू 3। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं 2 डिफरेंट वैल्यूज लेके प्रूव कर दूंगा, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, z इक्वल टू 7। अब जरा ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। x y इंटू जेड स्क्वायर इज ऑड, 3 इंटू 5 इज 15, 15 इंटू 49 विल बी समथिंग। उस ये जो 15 इंटू 49 होगा, इसके लास्ट में मल्टीप्लाई करके देख लेते क्या होगा। दिस विल बी 600। कैसे किया मल्टीप्लाई सर? इसको मैं 49 इंटू 10 प्लस 5 लिख लेता हूं। सो दिस विल बी 490 प्लस 245। 490, 49 into 5 is 245. So sir, finally the answer will be 5, 3, 6 और 1 735। सर ये 735 ऑड तो नहीं होता है, तो हमारे केस में हमें पहला तो मिल गया जो कि ऑड नहीं होता है। बट माइंड इट माय डियर फ्रेंड, आई हैव टू चेक अदर ऑप्शंस आल्सो, क्योंकि हो सकता है मेरे पास 2 ऑप्शंस आ जाएं जो कि मोर देन करेक्ट हो, देन मुझे फिर कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोर देन करेक्ट नहीं होते हैं। अब देखो, अब इसकी बात करते हैं। x माइनस वाई होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई z, मल्टीप्लाइड बाई z मतलब 7। तो ये हो गया -2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7 विच इज इक्वल टू 28। अब ये जो है ये इवन है, तो दिस इज इनकरेक्ट। ये जो है ये करेक्ट है, लेकिन मुझसे पूछा क्या है, मुझसे क्वेश्चन में पूछा कैन नॉट बी ट्रू। तो ऑल्दो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बट आई कैन नॉट मार्क दिस एज माय आंसर, क्योंकि हमसे तो कैन नॉट बी ट्रू पूछा है ना। यू हैव टू लर्न टू रीड द क्वेश्चंस आल्सो केयरफुली। नेक्स्ट इज x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई, 3 प्लस 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर multiplied by 3 plus 5. Now this is equal to 1 square into 8. Now this is also even. So although this statement is true, but I cannot mark this statement as false. Next is x minus y into y plus z into x plus y minus z. X minus y is minus 2. Y plus z is 5 plus 7 is 12. And x plus y minus z. X plus y was 3 plus 5, 8 minus 7 which is equal to 1. So finally I am getting minus 24. So ये number क्या हुआ? ये number तो even हुआ ना, because this number is divisible by 2. This number is divisible by 2. So therefore this number is even. तो इसका मतलब क्या हुआ? Although this statement is correct by, हाँ बोलिए। But negative numbers are not even and odd.
Yes, negative numbers are not even and odd. I agree with your statement, because I told that this distinction of even and odd is not valid for negative numbers. But when I consulted some books, see, negative number is also divisible by 2. अगर मैं -24 को 2 से डिवाइड करता हूं तो I will get the remainder as 0, right? So in some books, negative numbers are also considered as even and odd. वहां पे भी ये डिस्टिंक्शन होता है कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है. तो take this into consideration also, that a negative number can also be further classified into even and odd. ठीक है. However, if I look at this example, चलो यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसी डिस्कशन से लेकर चलते हैं. इफ आई कंसीडर दिस एग्जांपल, तो हमारा जो एग्जांपल है वो फेल हो गया, बिकॉज आई एम गेटिंग -24. I'm getting -24, so I cannot classify -24 as even and odd. Now what I will do is, so I'm not sure about this option, right? Now what I will do is I will take another set of numbers. इस केस में क्या करते हैं, इस केस में क्या करते हैं, कुछ नंबर्स को बदल लेते हैं. किसे कैसे बदलेंगे सर? नाउ आई विल टेक x इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे x माइनस वाई है तो x को अपन बड़ा नंबर ले लेते हैं. x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 1. इस तरीके से लेके चलते हैं. This case I was pretty sure that this case is wrong. This case I was sure that this case was wrong. I'm not sure about these two conditions. So let us check the two conditions. अगर मैं option number D की बात करता हूँ तो 5 minus 3 is 2 multiplied by 5, y plus z is 4 multiplied by 5 plus 3 minus 5 plus 3 is 8. 8 minus 1 is 8 minus 1 is 7. So finally I'm getting 8 into 7, which is equal to 56, which is even. So my dear friend, this option is also incorrect, but I cannot mark this option now. I have to check for this option also. X was 5, y was 3, z was 1. So finally 1 square. So finally I am getting 15. So my dear friend, this option is coming correct in this case also. So this option will be wrong, this option will be wrong, this option will be wrong. So the correct answer will be this option. ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज है, since I had not told you this, that is why we took some different set of numbers. But please make a correction in your notes that a natural number, an integer can be classified as even and odd. -2 is divisible by 2 and the result is -1. -4 is divisible by 2 and the result is -1. So the result is -2. These numbers are negative even numbers. These numbers are negative even numbers. ठीक है. चलो, क्या है पिछला वाला क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया? Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन में there are 4 options. You have to tell me which one of them is correct. Your time starts. No, there is no time. There is no time slot. Just solve the question and tell me which of the following is correct. Sir, first one. You have to tell me the. You have to tell me the true. You have to tell me the option which is correct. True बताना है. कौन सा correct है ये बताना है. हाँ. Sir, A1 is true. A is true. You are saying that pi is a rational number. Okay, good. Yes, sir. Pi can be represented as 22 by 7 also, sir. So it can be a rational number. Beta, see, why I laughed?
I laughed on your innocence. I laughed on your innocence. What is the good name? What is the good name? Saksham. Saksham. Saksham, very good. I have not seen an innocent child as you are. See, it is a different thing whether pi is a rational number or not. That I'll come later. But what you told, pi can be represented as. Your statement itself gave the answer. ये जो हम लोग लिखते हैं, this is just a representation of pi. Pi is equivalent to 22/7. Pi is not equal to 22/7. Pi is equivalent to 22/7. The approximate value of pi is 22/7. It is not equal to 22/7. Please write this statement wherever you are making your notes. Approximate value of pi is 22/7 or 3.14. Pi is not equal to 22/7 or not equal to 3.14. अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, हम एग्जाम में जो क्वेश्चंस करते हैं हम वहां पे ये बोलते हैं यूज द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7 अप्रोक्सीमेटली. एग्जाम में ये लाइन लिखी होती है. क्यों अप्रोक्सीमेटली लिखा होता है? दैट इज जस्ट बिकॉज पाई इज एन इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है. ठीक है सर? ओके नाउ, ओके ठीक है, समझ में आ गया बेटा? चलो नाउ अब let us go to the options one by one. Pi is an irrational number. ये तो भैया गलत हो गया. All rational numbers are irrational numbers. What are they saying यार? या तो नंबर रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा. हम लोगों ने पहली स्लाइड में ही देखा था. या तो हमारा नंबर रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा. उसका क्लासिफिकेशन भी देखा था. जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रिपीट हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है, that is called as that numbers were called as the rational numbers. जिनका ना ही रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, that are called as the irrational numbers. So this is also incorrect. Next is all real numbers can be represented on a number line. This statement is absolutely correct because a real number can be represented on a rational number line. तो ये अपन नेक्स्ट ईयर जब अपन पढ़ेंगे देन आई विल टेल यू हाउ टू रिप्रेजेंट अ रियल नंबर ऑन ए नंबर लाइन. फिलहाल हम लोगों ने रैशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन तो सीख लिया है. नेक्स्ट इज √7/8 इज ए रैशनल नंबर. नो, दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर बिकॉज जो √7 की जो वैल्यू होती है 2 point something something something, that is just an approximate value. 2.6 something 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 जो वैल्यू होती है, that is just an approximate value my dear friends. That is just an approximate value. It is not the exact value of √7. ठीक है? क्योंकि वो कभी खत्म तो हो ही नहीं सकता, उसका डिनोमिनेटर कभी जीरो तो आएगा नहीं. नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक में जब मैं आपको रूट्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा बाय द वर्च्यू ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, देन आई विल टेल यू. मुझे रिमाइंड करवाना कि सर √7 को कैलकुलेट करके दिखाइए. जो पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे वो √7 को ही कैलकुलेट करना सीखेंगे. Because there I will show you that this will keep on happening, कभी खत्म नहीं होगा. लेकिन हाँ, उतने बड़े नंबर को हम लिखेंगे कैसे, इसलिए हमने उसे √7 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है? तो this is also not correct. So the correct answer of this question is option number C. Let us move to the next question. चलिए. The difference between the largest and the smallest fraction is, oh my God, this is such a wonderful question. Please solve it and tell me. Please solve it and tell me how will you solve this question. Then I will tell you a trick to solve this. LCM लेके करना चाहो LCM लेके कर लो. This question I won't explain you by the method of LCM because that is outdated one.
I'll explain you with a better method. चलो करो, क्वेश्चन को करो and then tell me what is the answer. Your time starts now. देखो एलसीएम अगर हम लें तो 8, 12, 3 का तो एलसीएम हो जाएगा 24, फिर एक 5 भी है तो एलसीएम हो जाएगा 120. ठीक है भाई. अब डायरेक्ट आई एम राइटिंग, तो ये जो 5/8 है, if I want to write it in terms of 120, तो बेसिकली आई विल गेट, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 15 से, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 15 से, सो इट विल बी 75/120. 7/12 है, दिस विल बी नथिंग बट 7 5s are 35, 35/120. 1/3 है, so this will be 20 से 40 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, so this will be 40/120. 2/5 है, 24 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली दिस विल बी 48/120. और यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी. गड़बड़ ये हो गई थी कि सर दिस विल बी नॉट दिस, रादर दिस विल बी 70/120. तो हमारे पास क्या आया 75/120 पहला नंबर, दूसरा नंबर आया 70/120, तीसरा नंबर आया 40/120 और चौथा नंबर आया 48/120. अब मुझे करना क्या है, दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालना है, तो निकाल दो ना यार, क्या दिक्कत है. 75/120 माइनस 40 दिस इज द लार्जेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट, दोनों का डिफरेंस निकाल दो. मिला क्या 75 minus 40/120 which is equal to 35/120. 5 से कैंसिल कर दो क्योंकि 5 is coming out to be as the HCF, तो 5 से कैंसिल करोगे तो सर दिस विल बी 7/24. क्योंकि क्यों सर, 7 5 होता है 35 और 24 5 होता है 120. ठीक है. तो this is one of the method of solving the question. Wait करो जरा, हाँ अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है. This is one of the method of solving the question. But sir, if you ask me, I'm not satisfied with this. If you ask me, I'm not satisfied with this because this method is taking too much of my time. ये मेथड मेरा बहुत सारा टाइम ले रहा है, तो I'm not satisfied with this method. तो सर क्या किया जाए, कोई और तरीका है आपके पास? हाँ मेरे पास है एक और तरीका, चलो बताता हूँ. देखो ध्यान से समझना अब जो बता रहा हूँ. एंड दीज टाइप ऑफ अप्रोचेस डिपेंड अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन. Caution, these type of approaches are not standard approaches, they depend upon question to question. But yes, what we do in this, we try to utilize some of the weakness of the questions that we have. कैसे सर, कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्या, व्हाट डू यू वांट टू से, प्लीज एक्सप्लेन. देखो पहला नंबर है, अब यहाँ पे देखो सारे नंबर्स को जरा ध्यान से देखो. एवरी नंबर इज टेलिंग यू समथिंग, एवरी नंबर इज टेलिंग यू समथिंग. 5/8 की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 5/8 की बात करूं, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो 5 है, ये जो 5 है, दिस इज ग्रेटर देन, 5 is greater than 8/2. ठीक है. जो 5 है वो 8/2 मतलब 4 से बड़ा है. बात समझ में आ रही है? मैं जो बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना ध्यान से. अगर मैं 7/12 की बात करता हूं, तो यहाँ पे अगर मैं, इफ आई एम कंसंट्रेटेड ऑन न्यूमरेटर, दिस 7 is greater than 12/2. सिमिलरली सर अगर मैं 1/3 की बात करूं, तो यहाँ पे जो 1 है दैट इज लेस देन 3/2. और अगर मैं 2/5 की बात करूं सर, तो यहाँ पे ये जो 2 है दैट इज लेस देन 5/2. कहना क्या चाहते हैं सर? बेटा मैं कहना ये चाहता हूं, अब जो कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनो. जो मेरा लार्जेस्ट नंबर होगा, मुझे नहीं पता कि अभी कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, लेकिन ये बात तो सही है, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा. फिर से सुनो मेरी बात, क्या बोला मैंने. बेटा जो मेरा लार्जेस्ट नंबर होगा, मुझे नहीं पता कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, लेकिन वो जो लार्जेस्ट नंबर होगा या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, बिकॉज
The reason being, in this number the numerator is greater than half of the denominator. In this number also the numerator is greater than half of the denominator. ठीक है? अगर मेरे पास जो बाकी के दो ऑप्शंस होते हैं उसमें भी अगर मेरा न्यूमरेटर ग्रेटर देन हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर होता तो शायद मैं ये लॉजिक नहीं लगा पाता. अगर मेरे पास यहाँ पे वेट करो, अरे क्या हो गया, अरे यार शिट, अगर मेरे पास यहाँ पे 1/3 की जगह 2/3 होता और 2/5 की जगह 3/5 होता तो I was not able to apply the logic that I applied. लेकिन ऐसा नहीं है. तो the approaches, these type of tricks depend upon question to question. These type of methods depend upon question to question. So here, since I don't have such type of restrictions, so I'm not concerned about it. जब होता तब देखते, तब कुछ और सोचते, लेकिन अभी नहीं है तो अभी जो है उसके बारे में सोचते हैं. अब मुझे ये पता चल गया सर कि ये दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर बड़ा होगा. कौन सा बड़ा होगा वो अभी देख लेंगे. और ये दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर छोटा होगा. कौन सा छोटा होगा वो भी देख लेंगे. फिलहाल ये तो मुझे पता चल गया. तो वहां जो अब इस मेथड का यूज क्या है, क्या क्यों कर रहे हैं, इतनी एक्सरसाइज हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे जो मेरा एलसीएम आया था 120, उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपके फ्रेंड ने सब कुछ सॉल्व किया, उसके बाद भी एक गलती कर दी. आई जस्ट वांट टू अवॉइड द मिस्टेक. दो नंबर्स को कंपेयर करना आसान होता है रादर देन कंपैरिजन ऑफ 4 नंबर्स. ठीक है सर. अब देखो यहाँ पे 5/8 और 7/12 में कौन बड़ा है. 5/8 7/12 एलसीएम हो गया इन दोनों का 24. सो दिस विल बी 15/24. 15/24 कैसे आया सर. 5/8 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो मुझे मिला 15/24. अब ये जो 7/12 है सर, इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको 7 into 2 और 12 into 2 कर दूंगा. तो बेसिकली आई एम गेटिंग 14/24 हियर. So basically I'm getting two numbers, 15/24 and 14/24. So I know that 15/24 is greater than 14/24. तो जो largest number हुआ वो तो मुझे मिल गया 5/8. भाई दो नंबर्स में से एक नंबर लार्जर होगा, एक नंबर छोटा होगा. तो जो लार्जर नंबर हुआ सर वो तो मिल गया मेरे को 5/8. अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा. तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा उसको भी कंपेयर कर लो. 1/3 एंड 2/5 को कंपेयर करना है. एलसीएम कितना हो गया, अगेन द एलसीएम इज 15. दिस इज 5/15, दिस इज 6/15. दैट मींस दिस 5/15 वाला नंबर इज द स्मॉलर नंबर. बस लार्जेस्ट मिल गया, स्मॉलेस्ट मिल गया. ये बात तो सही है ना. इन दोनों में से कोई एक स्मॉलेस्ट होगा और इन्हीं दोनों में से कोई एक लार्जेस्ट होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर जो है इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है. तो बेसिकली मुझे लार्जेस्ट नंबर भी मिल गया, स्मॉलेस्ट नंबर भी मिल गया. अब कम डिफरेंस निकाल दो. तो फाइनली आई विल कैलकुलेट 5/8 minus 1/3 which is equal to 24. एलसीएम हो गया. Now this will be 15 minus 8 which is nothing but 7/24. बात समझ में आ गई, सही है सर नो? पक्का जिसको नहीं समझ में आया हो बेटा पूछ लेना, बिकॉज दिस इज समथिंग unusual approach. This is something unusual approach that I'm trying to explain you. If you guys are don't getting it, please ask me, because this type of approach will help you a lot during your examinations. Is it clear? Just say yes or no. Yes, sir. बाकी दूसरा अप्रोच तो है ही. अगर मान लो कुछ नहीं बैठता है क्वेश्चन में तो दूसरा अप्रोच तो है ही, वही एलसीएम निकाल लो 120, सबको चेंज कर लो और उसके बाद जो भी आता है वो कर दो. दैट इज ऑब्वियसली दैट इज वन ऑफ द अप्रोच. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. दैट इज वन ऑफ द अप्रोच, बट दिस इज आल्सो एन अप्रोच, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं. Excuse me, sir. हाँ बोलिए. Sir, we could also do cross multiplication to compare the two numbers. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सारे नंबर्स, किसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे भाई?
Sir, first, as you told, we had to divide the denominator by 2. By that, we could find which two numbers are greater and which two numbers are smaller. Sir, then we could cross multiply them. Suppose 5 by 8 in cross multiplied by 7 by 12. Then, sir, we could find that 5 by 8 is greater than 7 by कैसे 12. कैसे 5/8 और 7/12 को कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जरा एक बार बताओगे? Sir, I'm unable 5 to. into 12 and 8 into 7. उससे क्या होगा? 5 into 12 is 60 and 8 into 7 is 56. Sir, so 5 into 12 60. So sir, and 8 into 7 equals 56. So 5 by 8 is greater than 7 by 12. Basically you are also telling the same thing, that LCM approach only you are telling, but यहाँ पे LCM calculate करने की वजह आपने direct denominators को multiply कर दिया. ठीक है, I can accept that, I can buy that. You are only telling the LCM approach, my dear friend. हमने क्या किया था, हमने दोनों का एलसीएम लिया था, जो 24 आया था, 5 into 3 किया तो 15 आया, 7 into 2 किया तो 14 आया. आप क्या बोल रहे हो? आप ये बोल रहे हो कि सर 5 into 12 कर दो और 7 into 8 कर दो. तो हुआ वही, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही किया आपने, आपने एलसीएम ही निकाला. यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, राइट? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े. अरे बोलो यार, हाँ या ना? Yes, sir. चलो Yes, sir. Yes, sir. Okay, express the least number as a percentage of the greatest number. परसेंटेज कैसे निकालते हैं पहले ये समझ लो. परसेंटेज निकालने के लिए अगर मुझे कोई बोल रहा है एक्सप्रेस ए एज ए परसेंटेज ऑफ बी, एक्सप्रेस ए एज ए, जैसे मान लो आपका कोई टेस्ट हुआ और आपको मिले 450 नंबर आउट ऑफ 500. You got 450 marks out of 500. Now I want to calculate how much percentage marks you got. So what you will do is you will divide 450 by 500. अगर आपको 450 marks मिले out of 500, and I want to know and I'm asking express your marks as the percentage. So what you will do, you will do like this: 450 upon 500 multiplied by 100, which will become 90%. ठीक है, यही काम हमें करना है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रिक्वायर्ड टू डू द लीस्ट नंबर पहले फाइंड करो, फिर ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो, और फिर लीस्ट बाय ग्रेटेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो. चलो फाइंड करो, देखते हैं क्या होता है. अब यहाँ पे योर ट्रिक इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज जो ट्रिक हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज इन एवरी केस न्यूमरेटर इज लेस देन हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर. In each and every case 3 by 11 हो गया, 3 by 9 हो गया, 3 by 16 हो गया, या 3 by 10 हो गया, the numerator is greater than half of the denominator. पहली चीज. लेकिन the numerator is less than half of the denominator. लेकिन यहाँ पे एक चीज और दी हुई है, ध्यान से देखो, एक चीज और दी हुई है. यहाँ पे ये दिया हुआ है बेटा कि Numerators are same. Exactly. In each and every case, my dear friends, the numerators are same. तो जब numerator same होता है तो हमने क्या सीखा था? The fraction that is having a lesser denominator will be greater than the fraction that is having a bigger denominator. ये बात हमने सीखी थी भाई. 1/9 और 1/9 और 1/16 में कौन सा बड़ा है? जो नहीं समझ में आ रहा है, जैसा आपके फ्रेंड ने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 16 इज ग्रेटर देन 9, दैट मींस 1/9 इज ग्रेटर देन 1/16. कैसे पता किया सर? हमने ऐसे ही पता किया कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो वो वाला फ्रैक्शन जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा. तो सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन तो हो गया 3/9 और सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन हो गया 3/16. अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो. तो दिस विल बी 3 into 1/9 minus 1/16 multiplied by ये हो गया. सो दिस विल बी फाइनली 21 upon 16 into 9.
21 नहीं, एक मिनट, ये गलत कर दिया थोड़ा सा, सॉरी फॉर दिस, ये गलत कर दिया मैंने। मुझे डिफरेंस को परसेंटेज में नहीं एक्सप्रेस करना था, मुझे बेसिकली क्या परसेंटेज में एक्सप्रेस करना था। मेरा जो लीस्ट नंबर है, द लीस्ट नंबर इज 3/16 and the greatest number is 3/9। अब मुझसे पूछा क्या है, एक्सप्रेस द लीस्ट नंबर एज द परसेंटेज ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो 3/16 डिवाइडेड बाय 3/9 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। अभी यही सीखा था ना, 450 मार्क्स आए थे, 450 को 500 के परसेंटेज में कैलकुलेट करना था। तो क्या किया था, 450 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, वही काम किया था, वही काम यहाँ कर दो। तो दिस विल बी 3/16 multiplied by 9/3 multiplied by 100. So what you will get, basically you are getting 9/16 into 100। अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अब इसे कैसे कैलकुलेट करें। अब इसे कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग दिस। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 16 है, तो ये तो भैया ये तो टर्मिनेटिंग होगा, तो टर्मिनेट करवा दो ना यार। 16 6 जा होता है 96। जब आप 100 को 16 से डिवाइड करोगे मेरे दोस्त, तो आपको मिलेगा 6.25। डिवाइड करके देख लो जरा, चेक कर लो। जब आप 100 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 6.25, दैट इज 6.25। और फिर आप क्या करोगे, 6.25 को आप 100 से आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 54 प्लस 9/4, 54 plus 9/4, that is 54 plus 2 plus 1/4, which is equal to 56.25, और the answer will be 56.25%। कैसे कैलकुलेशन किया सर, नहीं समझ में आ रहा? तो नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से समझो। बेसिकली जब मैंने देखा कि यहाँ पे 100 है और डिनोमिनेटर में मुझे 2 की पावर मिल रही है, एक तो तरीका है कि 900/16 कर दो, that is the layman's method, I don't want to discuss that। layman's method तो आपको कोई भी सीख लेगा, तो यहाँ पे हमारे साथ एसोसिएटेड होने का कोई मतलब नहीं है, ये तो आप कहीं पे भी सीख सकते हो। ये 900 को 16 से डिवाइड करो, पहले 2 से कट करो, फिर 2 से कट करो, फिर 2 से कट करो, व्हाट द हेल, I'm not going to do like that, please forgive me। मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर करना चाहूंगा। जब मैंने 16 को देखा तो 16 is 2 raised to the power 4। हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में 2 की पावर है और 5 की पावर है, या सिर्फ 2 की पावर है या सिर्फ 5 की पावर है, तो मेरा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो इस चीज का सहारा लेके मैंने 100 को 16 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 6.25। नाउ माई टास्क इज मुझे 9 को 6.25 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा उसके बगल में परसेंटेज का साइन चिपका देना है। तो अब दिस 6.25 कैन बी रिटन एज 6 प्लस 0.25 इंटू 9 किया मैंने, 9 6 जा 54, और ये हो जाएगा प्लस 9/4, या फिर अगर आप इसको अगर आपको 25 की टेबल थोड़ी सी याद है तो दिस विल बी नथिंग बट 2.25। So basically I'm having 56.25%, 56.25%, or this is nothing but 56 1/4%। That is option number C is the correct answer। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आती है जो मैंने बताया आप लोगों को? Yes, sir. पक्का सभी लोगों Yes, को समझ sir। में आ गई? कोई है जिसको नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो बेटा, पूछ लो। चलो आगे बढ़े फिर। अगर समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? माइंड द वर्ड इनकरेक्ट, ठीक है।
एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े से गड़बड़ होती है। ठीक है, चलो पहले इसको देखते हैं। जीरो हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो वो नंबर था जिससे मैं उस नंबर को मल्टीप्लाई करता था तो मेरा रिजल्ट 1 आता था। हमने ये पढ़ा था कि 1/0 का तो कोई मतलब होता नहीं है। तो जीरो हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट है तो करेक्ट मार्क कर दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई सारी चीजें हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है इस क्वेश्चन में मल्टीपल करेक्ट आंसर्स भी हों, तो आई हैव टू चेक अदर ऑप्शंस आल्सो। आई हैव टू चेक अदर ऑप्शंस आल्सो। अब देखो अदर ऑप्शंस में मॉड ऑफ a इज इक्वल टू माइनस a। नो माय डियर फ्रेंड, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आई टोल्ड यू दैट डे दैट मॉड ऑफ माइनस a इज इक्वल टू a। माइनस ए का जो मॉड होता है वो ए होता है, एंड मॉड ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू ए। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। देयर कैन बी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप जितने नंबर चाहे आप उतने नंबर्स इंसर्ट कर सकते हो। हम लोगों ने उस दिन देखा था कि जितने नंबर चाहिए उतना +1 से, मिनिमम डैट नंबर +1 से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो एंड सी द मैजिक, so this statement is absolutely correct. Absolute value of minus p by q is a positive rational number. Yes, this statement is also correct from the given definition of absolute value, that absolute value of a negative number is positive, and the absolute value of a positive number वो तो positive होता ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Identify the non-terminating rational number. Very interesting. मुझे पता करना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कौन सा होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कौन सा था? जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर के अलावा और कुछ आ जाए। अब यहाँ देखो, यहाँ तो सर 5 स्क्वायर है, तो ये तो सीधे साधे लोग इनको छोड़ देते हैं। यहाँ सर 2 क्यूब है, ये भी सीधे साधे लोग हैं। यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे है 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5, और ऊपर में है 4। तो चलो ये कैंसिल हो गया, तो आई एम हैविंग 1/15। ओ माय गॉड, 3 का फैक्टर आ गया। दैट मीन्स प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ले आओ। कहां से? तारक मेहता का उल्टा चश्मा से। सो दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। लाइफ की प्रॉब्लम हो तो तारक मेहता के पास जाओ, और अगर नॉर्मल मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो तो ANMM के पास आओ, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 5/25। तो 5/25 इज अगेन, ये कैंसिल हो गया, सो फाइनली आई एम हैविंग 1/5। सो दिस आल्सो हैज 5 एज द 5 in its denominator. So finally I am having option number C as my correct answer. ठीक है, आगे बढ़े। क्या ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया? से yes or no? Yes, sir. Shall I move ahead? Shall I move ahead? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. next. Find two rational numbers whose absolute value is 1/3. I think we discussed a similar question in the previous term, right? Yes, sir. भाई देखो, -a की जो वैल्यू होती है वो भी a होती है, और a की जो वैल्यू होती है वो तो a होती ही है। तो दो नंबर जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू 1/3 है वो कौन कौन से हो गए? -1/3 एंड 1/3। खत्म, खल्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। Find the absolute value of these numbers 1, 2, 3, 4 and 5। 5 पार्ट से पांचों पार्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो पहले पांचों पार्ट को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। पहला पार्ट तो है सर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू तो उतनी ही होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो 7/11 होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट है -15/17।
तो एक निगेटिव नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है सर वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दिस विल बी 15/17। ये जो नंबर है दिस इज नथिंग बट -7/-9। ये तो खुद में कैंसिल हो गया 7/9। तो इस नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ना सर वो 7/9 ही होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये पॉजिटिव नंबर है क्योंकि निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 7/9 ही होगी। ठीक है, इरेज कर देता हूँ इतने पोर्शंस को। नेक्स्ट इज दिस वन। हमने पढ़ा था डिवीजन इज जस्ट उल्टा ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/4 into 16/35 which is equal to 7 which is equal to 4. Finally I am having mod of -4/7. Mod of a negative number is positive which is equal to 4/7. ठीक है, next part is 1/3 minus 5/6. 1/3 minus 5/6. The LCM is 6. Now I am having 2 minus 5/6 which is equal to -3/6 which is equal to -1/2. Mod of -1/2 is 1/2. Mod of -1/2 is 1/2. So my dear friends, the correct, so this is how the following parts are to be solved. हमें यहाँ पे हर पार्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना था, हमें यहाँ पे किसी को करना नहीं था, हमें यहाँ पे हर पार्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द क्वेश्चन इज सेइंग the quotient that you get after dividing the reciprocal of the sum of these numbers by their sum is the multiplicative identity. Basically what they are saying कि ये जो दो नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, कोई एक नंबर आएगा, उस नंबर का रेसिप्रोकल करो तो 1/डब्बा आएगा। जब आप इस डब्बे को 1/डब्बे से डिवाइड करोगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या पढ़ा था, 1। भाई किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो नंबर मिलता है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 आएगा। ये स्टेटमेंट, ये कथन सही है या गलत है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलो भाई प्रूफ करते हैं, देखते हैं। चलो भाई देखते हैं कैसे करेंगे। द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ, पहले इन दोनों नंबर्स का सम निकालते हैं। -4/15 + 2/5 दिस विल बी इक्वल टू, एलसीएम क्या है दोनों का, 15। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू -4 + 6 विच इज इक्वल टू 2/15। इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो 2/15, जो सम है वो 2/15 है। द क्वोशिएंट दैट यू गेट आफ्टर डिवाइडिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द नंबर, इन दोनों नंबर्स के सम से, के रेसिप्रोकल से, बाय द सम। तो सम हो गया 2/15, रेसिप्रोकल ऑफ द सम इज 15/2, रेसिप्रोकल ऑफ द सम इज 15/2 एंड सम इज 2/15। Sum, this 2/15 is the sum and this is the reciprocal of the sum. अब मुझे पूछ क्या रहा है, I have to divide the reciprocal of the sum by the sum. तो reciprocal से sum को divide करना है, तो 15/2 divided by 2/15 करना है। 15/2 divided by 2/15, तो the result will be 225/4, which is not a multiplicative identity. Therefore this statement is false. Therefore this statement is false. एक बार प्लीज फिर से चेक करते हैं क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या। The question is saying the quotient that you get after dividing the reciprocal of the sum of, इन दोनों के सम के रेसिप्रोकल को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं बाय द सम ऑफ दिस, इन दोनों के सम के रेसिप्रोकल को अगर मैं सम से डिवाइड कर रहा हूं तो रिजल्ट मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू 1 मिलना चाहिए। इन एनी केस द रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर माय स्टेटमेंट इज फॉल्स।
So the correct answer of this question is false. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं when you will go to the IITs when you will prepare for the bigger exams like IITs वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ठीक है so we should make the practice of these type of questions. So this was the discussion of some 10 questions that I wanted to do before you guys go and solve your books. Now that your task is to solve your books, solve the book. Exercise number 1 कीजिए. Friday को मिलते हैं, discuss करते हैं questions को. So now I hope enough practice has been done. So you guys will be able to